हम BBB4C से पहले पार्ट में बाउंड्री वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख रहे थे। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, बेसिक सा एग्जांपल था। उसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को BBB4C जो इनबिल्ट मेथड है। उसमें हमने ग्राफ बनाया था, किसी प्रॉब्लम का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और हमने जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसके ग्राफ के साथ थोड़ा-सा कंपेयर करके देखा था। लेकिन हमें कई बार ग्राफ के अलावा टेबल बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके अलग-अलग पॉइंट पर फ़ंक्शन की वैल्यू हमको निकालनी होती है। जैसे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो y और x का कोई रिलेशन था, तो अगर हमको x की अलग-अलग वैल्यू पर y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो, तो कैसे करेंगे? तो एक तो हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें ग्राफ में अलग-अलग पॉइंट पर क्लिक करके हम देख सकते थे कि x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू आ रही है। लेकिन कई बार हमें को टेबल की फॉर्म में भी बनाना होता है कि x की मान लो 0.1, 0.2 अप टू 1.0 ये 10 वैल्यू हमको दी हुई है और इन 10 वैल्यूज पर हमको y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम x इक्वल लिन स्पेस डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें 0 से π/2 के बीच में 100 पॉइंट पर हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा जो कोड है ये पार्ट इतना, ये तो पहले जैसा ही कोड है, इसमें केवल ऊपर मैंने CLC ये लाइन ऐड कर दी है। CLC ऐड करने का मतलब ये है कि अगर हमारी कमांड विंडो में पहले से कुछ डेटा है जो वहाँ पे रखा हुआ है तो उसको क्लियर कर दे, ताकि हमें एकदम क्लीन विंडो मिले। तो हमें अपना जो रिजल्ट है उसको देखना, आउटपुट को देखना, एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ तक का कोड तो हमारा सेम है जो हमारे पिछले वाले कोड में था। आप पिछले वीडियो से भी इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हमारा काम है आगे की, हमको एक टेबल बनानी है और उसमें x की अलग-अलग वैल्यूज पर हमको y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो पहले x की वो वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं जिन पर हमको ये डिफाइन वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं इसको x क्वेरी दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। x क्वेरी दे दिया मैंने, मान लो हमको 0.1 से लेकर के और 0.2, 0.3 एंड सो ऑन अप टू 1.0, इस टाइप से हमको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इसकी। लेकिन ऐसे तरीका होता नहीं है, मैटलैब में थोड़ा सही नहीं लगता। आप लिस्ट बनाओगे, इससे अच्छा मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, 0.1 से लेकर के 0.1 का स्टेप साइज लेते हुए 1.0 तक हम चले जाते हैं। ये तरीका सही होता है कि आपने 0.1 लिया पहला पॉइंट, उसके बाद उसमें 0.1 ऐड कर दिया, जो स्टेप साइज हमारा आ गया 0.2, फिर हमने ऐड कर दिया 0.3, फिर हमने ऐड कर दिया 0.4, ऐसे हम आ जाते हैं 1.0 तक। तो हमारे पास x की अलग अलग वैल्यूज हो गई और उन पर हमको y की वैल्यूज निकालनी है। तो उसको नाम देता हूँ y क्वेरी, कुछ भी दे सकते हैं, QUERY क्वेरी। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x की उन वैल्यूज पर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम, DEVAL, DVAL या डिवैल्यूएशन या डिवैल, जो भी आप इसको बोलना चाहें, DEVAL ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमको सॉल्यूशन की वैल्यू निकालनी है, SOL की। जो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले रहे हैं BBB4C का, सब कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ में हमने SOL लिखा है, तो यहाँ पे SOL की वैल्यू निकालनी है और किस पे निकालनी है, कॉमा लगा करके x क्वेरी वैल्यूज पर ये हमको कैलकुलेट करनी है। क्या किया हमने, x क्वेरी बताया कि हमको x की किन किन वैल्यूज पर y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए dval लिखा, किसकी निकालनी है, SOL की, क्योंकि यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं x क्वेरीज पर। ये हमारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इनको टेबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो टेबल की फॉर्म में लिखने के लिए एक टेबल डिफाइन कर देते हैं। टेबल को शॉर्ट में हम लिख देते हैं T। क्या करते हैं टेबल डिफाइन करने के लिए, कुछ नहीं, बस टेबल लिख देते हैं।
टेबल लिखा, टेबल बन गई। लेकिन बनेगी किस चीज़ की, वो हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो हमको टेबल में मान लो ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसमें पहले कॉलम में x की वैल्यूज आ जाए, दूसरे कॉलम में y की वैल्यूज आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले कॉलम में x की वैल्यूज, x क्वेरी के नाम से जो हमने लिखी थी। लेकिन दिक्कत ये है कि x क्वेरी जो हमने डिफाइन किया था वो एक रो में है। पहले एक रो है जिसमें अलग अलग कॉलम है और एक रो की फॉर्म में है। हमको वो चाहिए x की वैल्यूज कॉलम के पेयर में, तो हम एक प्राइम सिंबल या एप्रोस्टॉपी या डैश जो भी हम बोले वो लगा देते हैं। उससे क्या, जो रो वेक्टर है अब वो कॉलम बन गया। जैसे मैट्रिक्स में रो को कॉलम बनाने के लिए ट्रांसपोज करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही है। कॉमा, दूसरे कॉलम में क्या है, बाई क्वेरी है, वो क्या है, अब इसमें ध्यान से देखिए, 1 कॉमा रेशियो वाला साइन, वो किस लिए है, यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया हम बाई 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। बाई 1 जो हमने यहाँ पे बाई 1 ये वाला है। हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि बाई 1 का मतलब है बाई, वाई 2 का मतलब होता है बाई प्राइम या बाई डैश, और वाई 3 का मतलब होता है बाई डबल प्राइम या बाई डबल डैश। तो यहाँ पे हमको केवल बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई 1 इस फॉर्म में हम लिख देते हैं। लेकिन ये भी हमारा रो वेक्टर है या रो मैट्रिक्स है, इसको भी हमने ट्रांसपोज कर दिया कॉमा लगा, डैश लगा कर। उसके बाद हमारा जो टेबल है उसमें जो हेडिंग होती है, जैसे प्रत्येक कॉलम के ऊपर लिखा रहेगा कि ये इस कॉलम में क्या क्या है, तो वो लिख देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, चीज लिख देते हैं वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स, ये वेरिएबल नेम्स का केवल काम ही होता है, इसको एक ब्रैकेट बना करके, कि पहले कॉलम में x आ जाएगा, दूसरे कॉलम में y आ जाएगा, बस। और इसको लाइन खत्म हो गई। तो टी हमने क्या किया, हमने एक टेबल डिफाइन की जिसमें पहला कॉलम, उसमें हमने एक्स क्वेरी लिखा। एक्स क्वेरी हमारा रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स था, उसको हमने प्राइम करके या ट्रांसपोज कर दिया। इसी तरह से वाई क्वेरी को भी हमने रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। वेरिएबल नेम्स लिख करके हमने जो कॉलम्स के नाम है या फर्स्ट रो है उसमें एक्स और वाई ये वेरिएबल के नाम लिख दिए, हमारी टेबल बन गई। अब हमको केवल इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए केवल DISP डिस्प्ले, कैपिटल T हमने नाम दिया है, और इसको अब हम रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी टेबल बन गई। x की वैल्यू 0.1 पर हमारा 1.1947 ये वैल्यू आ गई, 0.2 पर ये वैल्यू आ गई। हमको हमारी जो पूरी बाउंड्री थी वो 0 से π/2 थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 से π/2 तक भी बना सकते हैं। इससे क्या, हम बाउंड्रीज पर भी वैल्यू को वेरीफाई कर लेंगे, π/2। अब मैं इसको रन करूं तो देखो 0 पर इसकी वैल्यू आ गई 1, और π/2 पर एग्जैक्टली हमारी नहीं आ पाई क्योंकि हमने 0.1 का स्टेप साइज लिया, और π/2 से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम 1.5 तक यहाँ पे पहुँच गए, तो ये भी ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम इसमें, कि हमारा जो एनालिटिकल सॉल्यूशन था, जो हमारा था बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 cos x, उससे कंपेयर करवा के देख लेते हैं। तो हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं इसमें, बाई ए एन, इस ए एन का मतलब एनालिटिकल कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बाई ए एन लिख देता हूँ। वो हमारा बन रहा था 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x। अब इसमें मैटलैब में थोड़ा सा डायरेक्ट 3 cos x लिखना तो सही नहीं होता है, तो इसमें स्टार लगा देते हैं मल्टीप्लाई के लिए, 2 स्टार साइन एक्स 3 स्टार cos x, ये हो गया। लेकिन हमको क्या है, वैल्यूज निकालनी है x की अलग अलग वैल्यूज पर जो हम एक्स क्वेरी में लिख रहे हैं। तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि x की जगह पे डायरेक्टली हम इस फंक्शन में एक्स क्वेरी लिख सकते हैं, एक्स क्वेरी। उससे क्या होगा कि हमें एक लाइन बच जाएगी, क्योंकि हमको एक्स की किस किस वैल्यू पर बाई की वैल्यू निकालनी है वो है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहला कॉलम था हमारा एक्स क्वेरी का, दूसरा कॉलम था हमारा बाई क्वेरी का,
और थर्ड कॉलम में कर देता हूँ कोमा लगा के बाई ए एन का, और इसको मैंने, और यहाँ भी उसका नाम दे देते हैं। पहला कॉलम तो हो गया हमारा एक्स, दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल, तो बाई एन यू देता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, और तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा बाई एनालिटिकल, उसको ए एन नाम दे देता हूँ। अब हम रन करके देखते हैं। तो देखो हमने रन किया तो हमारे पास ये वैल्यू, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब हम देखते हैं गड़बड़ क्या। अच्छा है कि गड़बड़ आ गई तो हम गड़बड़ पहचान भी पाएंगे। हम गड़बड़ देखें तो गड़बड़ ये है इसमें कि देखो हमारा जो सॉल्यूशन है, 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है x इक्वल 0 रखने पर 3, जो कि यहाँ सही है, और π/2 रखने पर ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी 2, जो कि यहाँ पे जाकर के लगभग सही है। लेकिन इधर इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो मतलब इस बार जो मैंने कोड लिखा है उसमें बाउंड्रीज में प्रॉब्लम है। और बाउंड्रीज ये है कि जो पहली जो बाउंड्री है वो मैंने 1 लिख दिया जबकि वो 3 थी। इसको मैं 3 कर देता हूँ क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम में देखेंगे तो वहाँ 3 था। अब इसको रन करते हैं। हाँ तो देखो अब रन करने पर ये एग्जैक्टली मैच हो गया। तो अच्छा है कि हमको एक ये मिस्टेक थी, उससे हमको पता चल गया कि अगर हमारे कोड में गलती है तो हमारा रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। और BBB4C में एक ये आप लिमिटेशन मान सकते हैं कि आप अगर कुछ मिस्टेक कर देते हैं कोड में, कहीं भी बाउंड्री में या कहीं भी, तो आपको रिजल्ट तो मिल जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो रिजल्ट गलत है। तो आपको उसे वेरीफाई करना पड़ता है किसी प्रीवियस स्टडी से या किसी एनालिटिकल चीज़ से या किसी भी और तरीके से कि आपने जो लिखा है, आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। अब देखो यहाँ पे जो टेबल है इसमें ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारा एनालिटिकल रिजल्ट और न्यूमेरिकल रिजल्ट दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये तो हमने एक उसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन के तौर पे एनालिटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज का टेबल बनाना सीखा। हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि एक और कॉलम ऐड करें जिसमें बाई की न्यूमेरिकल वैल्यूज और एनालिटिकल वैल्यूज का डिफरेंस आ जाए थर्ड कॉलम में। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस वाली प्रॉब्लम में, सिंपल प्रॉब्लम में, तो एग्जैक्ट वैल्यूज 4 डिजिट तक तो मैच हो ही रही हैं, तो वो अभी हम नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में या पार्ट में हम ये देख लेंगे कि जो कपल्ड इक्वेशंस होती हैं या जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज हम कैलकुलेट करनी है, जैसे हमको मान लो टेम्परेचर और वेलोसिटी दो हमको दी हुई हैं और हमको दोनों एक साथ निकालनी है, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, इसमें अलग अलग पैरामीटर भी दिए हुए हों, क्योंकि यहाँ तो हमने ऐसा कोई पैरामीटर यूज किया नहीं है। इक्वेशन में अगर कोई पैरामीटर दिया हुआ हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।